तो एक बार पुनः आपका चैनल पर स्वागत, अभिनंदन। आज के इस वीडियो के अंदर हम भारत में योजना काल जो नियोजन किया गया था, प्लानिंग किया गया था, उस पर चर्चा करेंगे। क्योंकि आपको पता है 15 अगस्त 1947 से पहले भारत पर ब्रिटिश शासन था और ऐसी स्थिति में भारत की किस प्रकार की स्थिति थी उसकी चर्चा हम पूर्व के वीडियो में कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में भारत आज़ाद होने के बाद किस प्रकार से भारत के आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास किए गए थे। आज का ये टॉपिक तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें। इसके अंतर्गत हम भारत में योजना आयोग बनने से पूर्व किए गए प्रयासों पर भी चर्चा करेंगे। ये केवल ऐसा नहीं है कि भारत आज़ाद होने के बाद योजना आयोग स्थापित हुआ, उसके पश्चात जितनी भी पंचवर्षीय योजनाएं लाई गई उससे पहले भी भारत में प्रयास किए गए थे। यहाँ से प्रश्न बनते हैं, उस पर चर्चा करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे योजना आयोग की स्थापना हुई, क्या है योजना आयोग, उस पर बात करेंगे। साथ ही साथ एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें योजना काल के दौरान किस प्रकार की स्थिति बनी, उन बिंदुओं पर भी हम बात करेंगे। साथ ही साथ 1 से लेकर 12 तक जो पंचवर्षीय योजनाएं लागू की गई उन पर भी हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। और इस दौरान योजना अवकाश भी हुआ था, कितनी बार हुआ, कब हुआ और ऐसे क्या कारण हुआ जिसके कारण पंचवर्षीय योजनाओं को बीच में गैप दिया गया। साथ ही प्रश्नों पर भी हम चर्चा करेंगे। चलते हैं आज के इस टॉपिक पर। यहाँ हम देखें कि भारत में जो आर्थिक नियोजन का जो प्रयास है, अभ्यास है, वो पहले से भी किया गया था। भारत में अगर हम बात करें आर्थिक नियोजन जो इकोनॉमिक प्लानिंग का विचार स्वतंत्रता से पहले ही विकसित हो चुका था। औपनिवेशिक शासन के कारण भारत की अर्थव्यवस्था कमज़ोर हो चुकी थी, इसलिए आर्थिक विकास के लिए नियोजित विकास प्लान डेवलपमेंट की आवश्यकता महसूस की गई। भारत में भी नियोजन के प्रारंभिक प्रयास 1934 से शुरू हुए और स्वतंत्रता के बाद 1950 में जब योजना आयोग की स्थापना के साथ औपचारिक रूप से नियोजित विकास शुरू हुआ। हमने ये देखा कि भारत जब स्वतंत्र हुआ किस प्रकार की भारत की स्थिति थी, ब्रिटिश काल में किस प्रकार औद्योगिक कृषि की स्थिति बनी हुई थी। ऐसी स्थिति में भारत को आगे आर्थिक विकास की ओर आगे बढ़ाने के लिए जो प्रयास है, क्योंकि नियोजन जो प्लानिंग है वो बड़ी महत्वपूर्ण है। न केवल हम यहाँ आर्थिक प्लानिंग की बात करें, हमारे खुद के जीवन में भी अगर हम किसी प्रकार का कार्य करें और उसमें हमें सफलता प्राप्त करनी हो तो नियोजन प्लानिंग का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। ये नियोजन जैसा कि यहाँ आप देख रहे हो कि 1934 से इसके लिए प्रयास किए गए थे, लेकिन 1950 में हमने ये देखा कि योजना आयोग की स्थापना के बाद ये औपचारिक रूप से, ऑफिशियल रूप से ये आगे चालू हुआ। सबसे पहले हम बात करें विश्वस्तरीय योजना का, 1934 की सर विश्वेश्वरैया के नाम से ये प्लानिंग है। ये एक इंजीनियर थे। इन्होंने भारत में आर्थिक नियोजन का पहला व्यवस्थित विचार सर एम विश्वेश्वरैया ने प्रस्तुत किया था। पुस्तक इनकी है प्लान इकोनॉमिक ऑफ इंडिया 1934 में। मुख्य बातें इसको लेकर हम बात करें, ये 10 वर्षीय योजना थी। राष्ट्रीय आय दुगनी करने का लक्ष्य रखा गया था। साथ ही साथ औद्योगिकरण को बढ़ावा एवं लघु एवं बड़े उद्योगों का सम्मिलित विकास, आर्थिक संतुलन स्थापित करना। महत्व इसका हम देखें, भारत में नियोजित आर्थिक विकास का प्रथम व्यवस्थित विचार विफलता के कारण हम देखें वित्तीय कठिनाइयां और ब्रिटिश सरकार की इसमें उपेक्षा की गई। यहाँ साथियों आपको विश्वस्तरीय योजना में ये ध्यान में रखना है कि सबसे पहले इसको प्रयास इसके द्वारा किया गया था। और साथ ही साथ इस पुस्तक का भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। प्लान इकोनॉमी ऑफ इंडिया ये पुस्तक किसकी है, और विश्वस्तरीय योजना ये सर विश्वेश्वरैया जो एक इंजीनियर थे उनके द्वारा दी गई थी। तो ये पहला प्रयास हम देखें योजना को लेकर। उसके बाद हम बात करें राष्ट्रीय नियोजन समिति की, नेशनल प्लानिंग कमेटी की। 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय नियोजन समिति भी बनाई गई थी। मुख्य इसके सुझाव हम देखें, सहकारी जो कृषि है, कोऑपरेटिव जो फार्मिंग है, उस पर ध्यान दिया गया था, उसके लिए बात की गई थी। साथ ही लघु एवं भारी उद्योगों का विकास है, कृषि ऋण की उपलब्धता और मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी की भी इसके अंतर्गत बात की थी। लेकिन अगर हम ये देखें कि इसकी विफलता क्यों हुई, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध है, साथ ही कांग्रेस मंत्रिमंडल का इस्तीफा रहा, उसके कारण ये विफल रही। उसके बाद 1944 का बॉम्बे प्लान, ये भी ध्यान में रखना, ये 8 प्रमुख उद्योगपतियों ने मिलकर ये योजना बनाई थी। प्रश्न बनता है, पूछा भी जाता है, ये बॉम्बे प्लान किनसे संबंधित है, ध्यान में रखिएगा। इसको ट्रिक के माध्यम से देखें तो बॉम्बे पैसों वालों का है। पैसे वाले कौन, उद्योगपति। और यहाँ 8 प्रमुख उद्योगपतियों ने मिलकर ये योजना बनाई। प्रमुख उद्योगपति आपने देखा कि टाटा जी हैं, बिरला जी हैं और अन्य भी इस प्रकार 8 इन उद्योगपतियों के नाम है, लेकिन टाटा और बिरला मुख्य रूप से आप ध्यान में रखिएगा।
प्रमुख विशेषता अगर इसकी देखें तो 15 वर्षीय योजना थी, कुल निवेश 10,000 करोड़ रुपए की बात की गई थी। उद्देश्य इसका ये रखा गया था कि राष्ट्रीय आय को 3 गुना करना, प्रति व्यक्ति आय दुगुनी, औद्योगिक विकास, परिवहन साधनों का विकास, कृषि उत्पादन में 130% की वृद्धि, न्यूनतम आवश्यकता हम देखें 2600 कैलोरी भोजन, 30 गज कपड़ा, 100 वर्ग फुट आवास। आलोचना इसकी हम देखें, इसे पूंजीवादी योजना माना गया और निजी क्षेत्र का अधिक महत्व, क्योंकि आप देखोगे कि इसमें उद्योगपतियों के बारे में है, उद्योगपतियों द्वारा लाया गया, इसलिए कहीं ना कहीं इसको पूंजीवादी योजना के रूप में। तो यहाँ ये कब आई? 1944 में ये उद्योगपतियों के द्वारा, जो 8 प्रमुख है उनके द्वारा लाई गई है। तो अभी तक हमने सर विश्वेश्वरैया की बात की, राष्ट्रीय नियोजन समिति की बात की और बॉम्बे प्लान की बात की। यहाँ से प्रश्न बनते हैं, ध्यान में रखिएगा। उसके बाद आप देखिए जन योजना 1944 के, आप देखें ये योजना एम.एन. रॉय द्वारा प्रस्तुत की गई थी। मुख्य विशेषता इसकी हम देखें, ये साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित थी। कुल निवेश 15,000 करोड़ रुपए। उद्देश्य इसकी भी बात करें तो सार्वजनिक क्षेत्र का विकास है, आय असमानता को समाप्त करना और रोजगार को बढ़ाना, कृषि उत्पादन बढ़ाना। लेकिन इसकी भी आलोचना राज्य का अत्यधिक नियंत्रण साम्यवादी विचारधाराओं के कारण स्वीकार नहीं हुई है। प्रमुख रूप से प्रश्न बनता है कि जन योजना किसके द्वारा है? तो एम.एन. रॉय के द्वारा। ट्रिकली इसको हम याद रखेंगे, जनता की राय। जन शब्द आते ये ध्यान में रखना, जनता की राय, इस प्रकार से इसको ध्यान में रखा जा सकता है। उसके बाद हम देखें गांधीवादी योजना, ये भी 1944 की, ये श्रीमन नारायण अग्रवाल द्वारा प्रस्तुत की गई थी। 10 वर्षीय योजना थी, 3500 करोड़ रुपए की व्यय की बात की गई थी। मुख्य उद्देश्य जीवन स्तर को न्यूनतम मानक तक उठाना, ग्रामीण विकास की बात की गई, सामूहिक कृषि की बात की गई, रोजगार वृद्धि की बात की गई और न्यूनतम आवश्यकता हुई 2600 कैलोरी भोजन, 120 गज कपड़ा, 100 वर्ग फुट आवास। विफलता यहाँ भी देखें तो वित्तीय संसाधनों की इसमें भी कमी रही थी, अत्यधिक आत्म अनुशासन पर यह आधारित थी, इसलिए ये विफल रही थी। गांधीवादी योजना, यहाँ इसको भी आप ट्रिकली इस प्रकार से ध्यान में रख सकते हो, गांधी जी की मन की बात। अभी मोदी जी की है ना, तो यहाँ आप ध्यान में रखना गांधी जी की मन की बात। इस प्रकार गांधी जी योजना, गांधीवादी योजना है, उस श्रीमन नारायण द्वारा अग्रवाल द्वारा दी गई है। तो इस प्रकार आप इसको ध्यान में रख सकते हो। उसके बाद कोलंबो योजना भी है एक, जनवरी 1950 में कॉमनवेल्थ देशों के सम्मेलन में यह योजना बनाई गई थी। उद्देश्य एशिया के देशों का आर्थिक विकास, तकनीक और वित्तीय सहायता। तो ये भी ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी पूछी जा सकती है। सर्वोदय योजना, ये भी पूछी जाती है, ये भी ध्यान में रखना किसके द्वारा दी गई है। 1950 में ये योजना जयप्रकाश नारायण द्वारा प्रस्तुत की गई है। ट्रिकली इसको ध्यान में रखें। तो सर्वोदय को सूर्य उदय ध्यान में रखो, जब सूर्य उदय होता है तो प्रकाश होता है, और इस प्रकार आप इसको ध्यान में रख सकते हो। मुख्य उद्देश्य इसका शोषण मुक्त समाज और आय और संपत्ति की असमानता को समाप्त करना। प्रमुख इसकी विशेषताएं देखें तो भूमि का पुनर्वितरण करना, सहकारी खेती, कोऑपरेटिव जो फार्मिंग है उसके बारे में है, उद्योगों का सामाजिक नियंत्रण है, आय का वितरण है वो 50% ग्राम पंचायत और 50% सरकार। सरकार ने इस योजना की पूरी तरह नहीं अपनाया, लेकिन इसकी कई सिद्धांतों को स्वीकार किया गया। सर्वोदय योजना जो आज़ादी के बाद में लाई गई जयप्रकाश नारायण द्वारा। तो इस प्रकार हम ये देखें कि स्वतंत्रता से पहले भी किस विभिन्न प्रकार के प्रयास है वो किए गए, प्लानिंग को लेकर, आर्थिक विकास को लेकर। उसके बाद भारत आज़ाद हुआ और एक योजना आयोग 1950 में 15 मार्च 1950 को भारत में योजना आयोग की स्थापना की गई। अध्यक्ष देखें इसके प्रधानमंत्री हैं। पहले अध्यक्ष अगर बात करें तो जवाहरलाल नेहरू। कार्य क्या रखा गया? जो भी पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण यानी प्लान किया गया, और प्लान कितने वर्षों के लिए किया जा रहा था? 5 वर्षों के लिए, इसलिए उसको पंचवर्षीय योजनाओं कहा गया। तो पंचवर्षीय का योजना का जो निर्माण है वो योजना आयोग के द्वारा किया जा रहा था। साधनों का आवंटन है, योजनाओं की प्रगति का मूल्यांकन करना, ये तमाम कार्य योजना आयोग के थे। इसी प्रकार एक संस्था और थी, राष्ट्रीय विकास परिषद, जिसका स्थापना 1952 में। ये योजना कार्यों में केंद्र और राज्य के बीच में एक प्रकार से समन्वय, कोऑर्डिनेशन के लिए ये परिषद बनाई गई थी। सदस्यों की बात करें तो ये प्रधानमंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री योजना आयोग के सदस्य इसके सदस्य रहे। प्रमुख कार्य ये देखें तो योजनाओं को स्वीकृति देना और नीति निर्देशन देना, विकास से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार करना और पिछड़े क्षेत्रों का विकास योजनाओं की समीक्षा करना। इस प्रकार राष्ट्रीय विकास परिषद भी एक 1952 में स्थापित की गई थी। इस प्रकार हम बात करें तो भारत में आर्थिक नियोजन का जो विकास है स्वतंत्रता से पहले विभिन्न योजनाओं के प्रयोग से ये शुरू हुआ, जिनकी हमने अब तक चर्चा की है।
इनसे प्रश्न बनते हैं, ध्यान में रखिएगा। इन योजनाओं ने भारत को मिश्रित अर्थव्यवस्था और नियोजित विकास की दिशा में मार्गदर्शन दिया। जितनी की भी हम बात करें, कहीं ना कहीं एक बात आगे निकलती है कि मिश्रित मिक्स्ड इकोनॉमी और नियोजित व्यवस्था विकास के लिए, प्लान डेवलपमेंट के लिए मार्गदर्शन प्रशस्त करता है। क्या है मिश्रित अर्थव्यवस्था, क्या है नियोजित विकास, उस पर भी हम आगे बात करेंगे। अंततः हम बात करें तो 1950 में योजना आयोग की स्थापना के साथ भारत में जो औपचारिक पंचवर्षीय योजनाएं हैं, जिनको 5 ईयर प्लान का है, उसका युग प्रारंभ हुआ। यहाँ से हर 5 साल के लिए योजना आयोग के द्वारा एक योजना बनाई जाती थी, प्लान बनाया जाता था, जिस पर आगे जाकर सरकार कार्य करती थी। तो यहाँ तक हम बात करें, फिर 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई और देश में एक नए युग का प्रारंभ हुआ। लगभग 200 वर्षों के ब्रिटिश शासन के बाद भारत अपने विकास और भविष्य का निर्णय स्वयं करने के लिए स्वतंत्र हो गया था। अब राष्ट्र के नवनिर्माण की जिम्मेदारी भारतीय नेतृत्व और जनता के हाथों में थी। भारत आज़ाद हो गया, भारत की जितने भी निर्णय हैं आर्थिक विकास के लिए, सब खुद वहाँ के भारत के लोगों के द्वारा किया जाने लगा। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत की अर्थव्यवस्था अत्यंत कमजोर थी, जिसकी हमने पहले के वीडियो में चर्चा की है। इसलिए स्वतंत्र भारत के नेताओं के सामने ये महत्वपूर्ण प्रश्न था कि देश के आर्थिक विकास के लिए कौन सी आर्थिक प्रणाली, इकोनॉमी सिस्टम अपनाया जाए जो केवल कुछ लोगों के हितों में नहीं बल्कि सर्वजन के कल्याण के लिए, वेलफेयर ऑफ ऑल के लिए कार्य करे। अब यहाँ प्रश्न बनता है कि आर्थिक प्रणाली कोई एक होती है या दो होती है, तीन होती है, कौन सी आर्थिक प्रणाली है, किस इकोनॉमिक सिस्टम की बात कर रहे हैं और भारत ने किस इकोनॉमिक सिस्टम को अपनाया है। तो यहाँ हम बात करें, दुनिया में मुख्य रूप से 2 प्रमुख आर्थिक प्रणाली प्रचलित थी। पहली बात करें तो पूंजीवादी, दूसरी है समाजवादी। ये 2 थी। क्या है पूंजीवादी, क्या है समाजवादी, किस प्रकार से ये निर्णय लेते हैं, उनकी भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन भारत की बात करें तो भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया। इस प्रणाली में बात करें तो सार्वजनिक क्षेत्र है जो महत्वपूर्ण और मजबूत भूमिका निभाएगा। सार्वजनिक क्षेत्र, पब्लिक सेक्टर, जिसमें सरकार का रोल होता है। निजी क्षेत्र, प्राइवेट सेक्टर को भी कार्य करने की स्वतंत्रता मिली है। किसमें? क्योंकि भारत ने कौन सी इकोनॉमी को अपनाया है? मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया, मिक्स्ड इकोनॉमी को अपनाया है। लोकतंत्र भी है क्योंकि डेमोक्रेसी है, और निजी संपत्ति, प्राइवेट प्रॉपर्टी को मान्यता दी जाएगी। लोकतंत्र के साथ साथ प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी। इस व्यवस्था का उद्देश्य था कि आर्थिक विकास हो के साथ साथ सामाजिक न्याय हो और समान अवसर प्रदान करना हो। सभी को, जितने भी लोग हैं उनको समान अवसर प्रदान करें, इसके लिए इस प्रकार की मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाएं। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू समाजवादी विचारों से प्रभावित थे। उनका मानना था कि समाजवाद के माध्यम से आर्थिक असमानता को कम किया जा सकता है और संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण किया जा सकता है। यहाँ प्रथम प्रधानमंत्री को लेकर बात की गई है। हालांकि नेहरू पूर्व सोवियत संघ के उस कठोर समाजवादी मॉडल के समर्थक नहीं थे। समाजवादी के थे, लेकिन पूर्व सोवियत संघ में जिस प्रकार का मॉडल था वो कठोर समाजवादी मॉडल था, उसके नहीं थे, जिसमें उत्पादन के सभी साधनों जैसे भूमि है, उद्योग है, कारखाने हैं, वो पूरी तरह के सरकार के स्वामित्व में होते थे। उन पर जो मालिकाना हक होता था वो केवल और केवल सरकार का होता था। सरकार अपने तरीके से वो कार्य करती थी और निजी संपत्ति का कोई स्थान नहीं होता था। तो इस प्रकार के कठोर समाजवादी मॉडल के कहीं ना कहीं नेहरू जी एक प्रकार से विरोधी थे, समर्थक नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ डेमोक्रेसी है, इसलिए यहाँ सोवियत संघ जैसी व्यवस्था लागू करना संभव नहीं था। भारतीय समाज की विविधता है, कई जातियों के लोग, कई भाषाओं के लोग यहाँ रहते हैं, लोकतांत्रिक मूल्य हैं उनके। निजी संपत्ति के अधिकार को ध्यान में रखते हुए भारत के नेताओं ने पूंजीवाद और समाजवाद के बीच एक संतुलित व्यवस्था, एक बैलेंस इकोनॉमी अपनाने का निर्णय लिया, जिसको क्या कहा गया? मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा गया। अब हम बात करें आर्थिक प्रणाली के प्रकार की बात करें तो प्रत्येक अर्थव्यवस्था को अपने संसाधनों का उपयोग करते समय 3 मूलभूत आर्थिक प्रश्नों का उत्तर देना पड़ता है। ये प्रश्न किसी भी आर्थिक प्रणाली की प्रकृति को निर्धारित करते हैं। ये प्रश्न की यहाँ चर्चा इसलिए की गई है क्योंकि विश्व भर में जो आर्थिक प्रणाली है, इकोनॉमिक सिस्टम, वो 3 प्रकार से हैं, जिनके हमने ऊपर देखा, पूंजीवादी है, समाजवादी और मिश्रित है। अब कोई भी देश है किसी भी आर्थिक प्रणाली को अपना रहा है, परंतु उनका प्रश्नों का जवाब अगर ये 3 जो महत्वपूर्ण प्रश्न है इसके आधार पर है, चाहे वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हो, चाहे समाजवादी हो, चाहे मिश्रित अर्थव्यवस्था हो। जैसे पहला प्रश्न हम बात करें, क्या उत्पादन किया जाए? अगर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है तो इसका जवाब किस प्रकार से होगा? समाजवादी है तो किसका होगा? क्या उत्पादन किया जाए का मतलब है कि देश में किन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाए, कौन सी वस्तु का उत्पादन किया जाए।
फिर है कैसे उत्पादन किया जाए, उत्पादन में जो लेबर है उसका अधिक प्रयोग किया जाए या मशीन या पूंजी का अधिक प्रयोग किया जाए। और तीसरा प्रश्न है किसके लिए उत्पादन किया जाए, जो उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का विभिन्न व्यक्तियों में वितरण किस प्रकार से किया जाए। ये 3 प्रश्न हैं, इनके जवाब के आधार पर आर्थिक प्रणालियाँ तय होती है। इन प्रश्नों के उत्तर देने के आधार पर आर्थिक प्रणालियों को मुख्यतः 3 प्रकारों में विभाजित किया गया है, जिनके बारे में हमने पूर्व में भी चर्चा की है। सबसे पहले बात करें हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की। हालांकि भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया है, लेकिन हम जानें कि आखिरकार पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती क्या है। तमाम जितने भी कंटेंट दे रखे हैं उनमें से प्रश्न बनने की संभावना है। प्रश्न की आप देखोगे कि अभी हाल ही में जितनी भी प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं उनके प्रश्न आप देखोगे डीपली हैं, कंसेप्ट पर आधारित हैं। इसलिए शॉर्ट वीडियो आखिर कई बार कमेंट में आता है कि सर शॉर्ट में बनाओ, लेकिन शॉर्ट में बनाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपके 5-10 मिनट खराब हो रहे हैं लेकिन उससे प्रश्न नहीं बनते हैं तो क्या फ़ायदा है। अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो आवश्यक रूप से करिएगा। वीडियो के अंत तक बने रहे, बहुत ही बेहतरीन जानकारी वीडियो के अंतर्गत होने वाली है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था इस प्रणाली में आर्थिक निर्णय मुख्यतः बाजार शक्तियों अर्थात मांग और पूर्ति द्वारा निर्धारित होती है। यहाँ पूरी तरह मार्केट जो फोर्स है जिसमें डिमांड और सप्लाई है उनके द्वारा निर्धारित होती है। किसी प्रकार से गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता है। प्रमुख विशेषताओं की बात करें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की, तो उत्पादन का निर्धारण है वो बाजार मांग मार्केट डिमांड से होता है। मार्केट में जिस वस्तु की डिमांड होगी उस वस्तु का निर्माण होगा। डिमांड होगी इसका मतलब वो पैसा खर्च करेगा, पैसा देगा, और पैसा जिसका दिया जाएगा वो वस्तु होगा। कहते हैं ना पैसा फेंको तमाशा देखो, तो वो है इस प्रकार का। जिन वस्तुओं की अधिक मांग होती है उनका अधिक उत्पादन होता है। उत्पादन विधि का चयन है वो लागत कॉस्ट पर निर्भर करता है। यदि श्रम सस्ता है तो श्रम प्रधान तकनीक अपनाई जाएगी, और यदि पूंजी कैपिटल सस्ती है तो पूंजी प्रधान तकनीक को अपनाई जाएगी। वितरण का आधार हम देखें तो वस्तुओं का वितरण क्रय शक्ति परचेजिंग पावर के आधार पर होता है। यानी जो पैसा खर्च करेगा वो वस्तु प्राप्त करेगा, जो पैसा खर्च नहीं कर पाएगा वो वस्तु नहीं प्राप्त कर पाएगा। जिनके पास अधिक धन होता है वे अधिक वस्तुएं प्राप्त कर सकते हैं। अब यहाँ समस्या हो गई, इसलिए ही भारत के जो राजनेता है उन्होंने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को नहीं अपनाया। समस्या क्या रही, गरीब जो लोग हैं उनकी आवश्यकता पूरी नहीं हो पाती है। उदाहरण के रूप में आप बात करें कि गरीबों के लिए सस्ते गिरोह की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन उनकी क्रय शक्ति कम होने के कारण बाजार उनका उत्पादन नहीं कर सकता। इसी कारण भारत के प्रधानमंत्री जो प्रथम है जवाहरलाल नेहरू जी इस व्यवस्था को पूर्ण रूप से अपनाने के पक्ष में नहीं थे। उसके बाद हम देखें ये तो पूंजीवादी थी। समाजवादी अर्थव्यवस्था, इस प्रणाली में सभी महत्वपूर्ण आर्थिक निर्णय हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा लिए जाते हैं। प्रमुख विशेषताएं हम देखें तो उत्पादन के साधनों पर राज्यों का स्वामित्व होता है। जितने भी साधन हैं उन पर गवर्नमेंट का अधिकार होता है। सरकार तय करती है कि क्या उत्पादन होगा, कैसा उत्पादन होगा और किसके लिए उत्पादन होगा। वितरण के आधार देखें तो वस्तुओं और सेवाओं का वितरण आवश्यकताओं के आधार पर होता है, नीड्स के आधार पर होता है, न कि क्रय शक्ति के आधार पर, परचेजिंग पावर पर आधारित नहीं होता है। जैसा कि हमने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पर देखा कि पैसा खर्च किया जाएगा वही वस्तु का निर्माण होगा। यहाँ उदाहरण के रूप में समाजवादी अर्थव्यवस्था को चाइना और दे रखे हैं। विशेषताएं हैं निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा, आय असमानता को कम करने का प्रयास, ये सारी विशेषताएं इसके अंदर होगी क्योंकि सरकार कार्य करेगी और सरकार वेलफेयर के आधार पर कार्य करेगी। कमी की बात करें तो निजी संपत्ति का अभाव है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता क्या रही है, सीमित रही है। भारत जिसने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया है, मिश्रित अर्थव्यवस्था में सरकार भी होगी, बाजार भी होगा और दोनों मिलकर आर्थिक निर्णय लेते हैं। तीनों स्थितियाँ होंगी, है ना, पूंजीवादी वाली भी होगी, समाजवादी वाली विशेषता भी होगी और दोनों वाली भी होगी। प्रमुख विशेषताओं की बात करें तो सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों मौजूद होते हैं। बाजार लाभकारी वस्तुओं का उत्पादन करता है जबकि सरकार उन वस्तुओं और सेवाओं का उपलब्ध कराता है जिन्हें बाजार पर्याप्त रूप से उपलब्ध नहीं करा पाता है। उदाहरण के लिए यहाँ भारत की अर्थव्यवस्था को लिया गया। सरकार द्वारा उपलब्ध सेवाएं आपको पता है, शिक्षा, स्वास्थ्य, आधारभूत ढांचा और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम। इस प्रकार भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया है। अब यहाँ हमने अब तक ये चर्चा की है कि भारत आज़ाद होने से पहले किन किन लोगों ने योजना को लेकर, प्लान को लेकर, आर्थिक विकास को लेकर प्रयास किया गया था। जैसे हमने गांधीवादी योजना, जन योजना, इन तमाम पर हमने चर्चा की है। उसके बाद हमने ये बात की कि जितने भी
देश में जितने भी विश्व में देश हैं उनकी अपनी अपनी आर्थिक प्रणाली होती है। मुख्य रूप से दो है, पूंजीवादी और समाजवादी, जबकि भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया है। और उसका कारण भी हमने देखा कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या कहती है, समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या कहती है और मिश्रित क्या कहती है। तो निश्चित रूप से भारत को लेकर मिश्रित जो अर्थव्यवस्था वो अपनाना सही रहा है। अब हम बात करें योजना क्या है, व्हाट इज प्लानिंग, प्लानिंग क्या है। और निजी जीवन में भी हम देखें प्लान आवश्यक रूप से करते हैं। योजना प्लान वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से किसी देश के संसाधनों का उपयोग निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए संगठित और व्यवस्थित ढंग से किया जाता है। लक्ष्य होते हैं, उद्देश्य होते हैं, उन उद्देश्य के आधार पर देश के जितने भी रिसोर्सेज हैं उनका उपयोग किया जाता है, वही प्लान होता है। दूसरे शब्दों में हम बात करें, योजना यह बताती है कि देश के प्राकृतिक संसाधन और मानव संसाधन और पूंजी का उपयोग किस प्रकार से किया जाए ताकि निर्धारित समय में आर्थिक और सामाजिक विकास के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है। योजना की अगर हम देखें मुख्य विशेषताएं हैं तो निर्धारित उद्देश्य होते हैं, योजना के कुछ सामान्य और कुछ विशेष उद्देश्य होते हैं, जर्नल होते हैं जो हर योजना के होते हैं, और हर योजना के साथ साथ कुछ विशेष स्पेशल भी होते हैं। आगे हम जब पंचवर्षीय योजनाओं को पढ़ेंगे तो कुछ सामान्य उद्देश्य को भी लेकर बात करेंगे, कुछ स्पेशल की बात करेंगे। समय सीमा भी होती है, जैसे भारत में 5 वर्ष की है। इन उद्देश्यों को निर्धारित समय अवधि में प्राप्त किया जा सकता है। और संसाधनों का उचित उपयोग की बात की जाती है। योजनाओं का मुख्य उद्देश्य उपलब्ध संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग करना होता है। तो ये इस प्रकार से ये योजना है। पंचवर्षीय योजना की बात करें, 5 ईयर प्लान की, भारत में योजनाएं सामान्यतः 5 वर्ष की अवधि के लिए बनाई जाती है, इसलिए इन्हें पंचवर्षीय योजनाएं कहा जाता है। सीधी सी बात है, पंच यानी 5 वर्ष के लिए योजना बना रही है, तो इसलिए ये विचार सबसे पहले पूर्व सोवियत संघ के द्वारा अपनाया गया था और वहीं से ये अवधारणा भारत में आई है। तो ये पूर्व सोवियत संघ को भी आप ध्यान में रखना, कहाँ से इसको लिया गया है। भारत में 1951 से लेकर 2017 तक पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से आर्थिक विकास का मार्गदर्शन किया गया। 1951 से लेकर 2017 तक बात करें तो 12 पंचवर्षीय योजना आई हैं। एक एक करके इन पर चर्चाएं भी हम करेंगे। फिर इसके बाद आप देखो कि परिप्रेक्षात्मक योजनाएं हैं। भारत में योजनाओं में केवल 5 वर्ष के लक्ष्य ही नहीं थे, बल्कि दीर्घकालीन विकास को भी ध्यान में रखा जाता है। इसलिए इन योजनाओं को अगले 15-20 वर्षों के लिए लक्ष्यों का उल्लेख भी होता है, इसलिए इन्हें परिप्रेक्षात्मक योजनाएं हैं, पर्सपेक्टिव प्लान भी कहा जाता है। यहाँ पंचवर्षीय योजनाएं देखें तो अल्पकालीन है, जबकि ये पर्सपेक्टिव प्लान है वो दीर्घकालीन है। 2017 के बाद ये दीर्घकालीन की बात की जा रही है, इसके लिए हम अलग से बात करेंगे। उसके बाद हम देखें यहाँ योजनाओं के लक्ष्यों में कई बार अंतर्द्वंद्व भी हो जाता था, आपस में इस प्रकार का विरोधात्मक भी हो जाता था। योजना बनाते समय कभी कभी विभिन्न लक्ष्यों में टकराव भी हो जाता था। उदाहरण के लिए हम बात करें तो आधुनिक जो टेक्नोलॉजी है अपनाने से उत्पादन बढ़ सकता है, लेकिन इससे हम देखें लेबर की आवश्यकता कम हो सकती है, तो एक प्रकार से ही विरोध हुआ। नई टेक्नोलॉजी अपनानी है लेकिन साथ ही साथ लेबर कम होगा तो बेरोजगारी बढ़ेगी। इस प्रकार तकनीकी विकास और रोजगार वृद्धि के लक्ष्यों में विरोध हो सकता है। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हो और एम्प्लॉयमेंट के लिए बीच में आपस में, इसलिए योजनाकारों को इन लक्ष्यों के बीच संतुलन बनाना पड़ता है। तो ये हम देखें योजनाओं की अगर हम भूमिका देखें तो भारत की पंचवर्षीय योजना यह निर्धारित नहीं करती है कि हर वस्तु और सेवाओं का कितना उत्पादन किया जाए। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कंसेप्ट के आधार पर यहाँ प्रश्न बन सकता है कि भारत की पंचवर्षीय योजना यह निर्धारित नहीं करती है कि हर वस्तु और सेवाओं का कितना उत्पादन किया जाए। ऐसा करना न तो संभव है और न ही आवश्यक है, तो फिर क्या बात की जाती है। इसलिए योजनाओं में केवल उन महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं जहाँ सरकार की बड़ी भूमिका होती है। सरकार तय करती है महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं, कृषि को लेकर, उद्योग को लेकर, सेवा क्षेत्र को लेकर, आधारभूत ढांचे को लेकर, इनको लेकर लक्ष्य तय कर देते हैं। छोटी छोटी जो वस्तुएं सेवाओं उनको लेकर कोई इस प्रकार की योजनाएं नहीं बनाई जाती। प्रमुख क्षेत्र बात करें तो विद्युत उत्पादन है, सिंचाई है, बुनियादी ढांचा है। अन्य वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन बाजार तंत्र पर छोड़ दिया जाता है। तो इस प्रकार ये प्लान के माध्यम से बनाया जाता है। पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्यों की बात करें, यहाँ से भी प्रश्न बनता है। मुख्य रूप से जितनी भी पंचवर्षीय योजनाएं हैं उनका क्या गोल रहा होगा, क्या लक्ष्य रहा है। किसी भी योजना प्लान के स्पष्ट और निश्चित लक्ष्य होते हैं। भारत की पंचवर्षीय योजनाओं के 4 मुख्य लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। ग्रोथ की बात की गई है, आधुनिकीकरण की बात की गई है, आत्मनिर्भर की बात की गई है और समानता की बात की गई है। जितनी भी पंचवर्षीय हैं उनके मुख्य रूप से ये 4 लक्ष्य निर्धारित किए। याद रखिएगा, प्रश्न बन सकता है। ये आवश्यक नहीं था कि प्रत्येक योजना में इन चारों लक्ष्यों को समान महत्व दिया जाए।
लेकिन ओवरऑल बात करें तो ये जितनी भी पंचवर्षीय योजनाएं हैं ये इन्हीं को लेकर बात कर रही थी। सीमित संसाधनों के कारण योजनाकारों को कुछ लक्ष्यों को प्राथमिकता देनी पड़ती है, परंतु यह भी ध्यान रखा जाता है कि इन लक्ष्यों के बीच किसी प्रकार का अंतर्विरोध ना हो। हम आधुनिकीकरण अपना रहे हैं तो कहीं ऐसा नहीं हो कि समानता का जो बात कर रहे हैं वो समाप्त हो जाए। इसलिए योजनाकार जितने भी योजना बना रहे हैं उनको लेकर यहाँ इनमें एक प्रकार से तालमेल उनको बिठाना पड़ता है। सबसे पहले हम बात करें समृद्धि को, इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर। समृद्धि का अर्थ है देश में वस्तुओं और सेवाओं की उत्पादन क्षमता, प्रोडक्शन कैपेसिटी में वृद्धि होना। देश में उत्पादन क्षमता बढ़े उसके कारण देश की आय भी बढ़े। ये वृद्धि निम्न माध्यम से हो सकती है: पूंजी भंडार में, कैपिटल स्टॉक में वृद्धि के माध्यम से, परिवहन, बैंकिंग आदि सहायक सेवाओं का विस्तार, और उत्पादन की जो दक्षता एफिशिएंसी है उसमें वृद्धि करने से। आर्थिक समृद्धि के प्रमुख कारकों की बात करें, किस प्रकार से हमें मापा जाए, कैसे पता चलेगा कि हमारा देश आर्थिक समृद्धि कर रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ कर रहा है, तो सकल घरेलू उत्पाद जिसको ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी का है। जीडीपी का अर्थ एक वर्ष में देश में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य का कुल बाजार मूल्य है। जीडीपी राष्ट्रीय आय का एक अलग वीडियो है, वहाँ इसको विस्तृत रूप से पढ़ सकते हैं। यदि जीडीपी को अगर हम यहाँ देखें, ये एनसीईआरटी से लिया है, को एक केक के माध्यम से माना जाए तो केक का आकार बढ़ रहा है, इसका मतलब केक जितना बड़ा है उतने अधिक लोगों को लाभ मिलेगा। इस प्रकार जीडीपी जितनी अधिक है इसका मतलब एक देश इकोनॉमी ग्रोथ कर रहा है। जीडीपी में योगदान देने वाले प्रमुख क्षेत्र हैं, 3 सेक्टर में इसको बांटा जाता है। कृषि क्षेत्र है, औद्योगिक क्षेत्र है, सेवा क्षेत्र है, जिसको हम प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र के रूप में जानते हैं। इन तीनों क्षेत्रों के योगदान से ही किसी देश की आर्थिक संरचना है, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है, वो बनता है। कितना एग्रीकल्चर सेक्टर से आ रहा है, कितना इंडस्ट्रियल सेक्टर से आता है, कितना सर्विस सेक्टर से आ रहा है, इन सभी को माप कर हम जीडीपी माप रहे हैं और जीडीपी के आधार पर हम इसकी ग्रोथ की बात करते हैं। इसके बाद हम देखें यहाँ आधुनिकीकरण दूसरा लक्ष्य है। आधुनिकीकरण का अर्थ है उत्पादन बढ़ाने के लिए नई टेक्नोलॉजी को आधुनिक तरीकों का उपयोग करना। उदाहरण के रूप में हम देखें, किसान पुराने बीजों के स्थान पर जो उन्नत बीज है HYV जो सीड्स है उसका उपयोग करें। कारखाने नई मशीन का उपयोग करें। ये है सामाजिक दृष्टिकोण में भी परिवर्तन। आधुनिकीकरण का मतलब ये नहीं है कि नई नई टेक्नोलॉजी को अपनाना, दृष्टिकोण में भी, विचारधारा में भी परिवर्तन। आधुनिकीकरण केवल तकनीकी परिवर्तन तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें सामाजिक सोच है, जो सोशल एटीट्यूड है उसमें भी बदलाव को शामिल करता है। उदाहरण के लिए हम देखें, महिलाओं को पुरुषों के समान अवसर देना, ये भी अगर परिवर्तन हो रहा है तो इसका मतलब आधुनिकीकरण है, मॉडर्न की स्थिति में आ रहे हैं। महिलाओं अगर नई मशीनें अपना रहे हैं लेकिन महिलाओं को समान अवसर नहीं है तो वो आधुनिकीकरण के अंदर शामिल नहीं होगा। महिलाओं की भागीदारी बैंक, विद्यालय, उद्योग आदि में बढ़ना, जिससे समाज में महिला सशक्तिकरण है, वुमेन एम्पावरमेंट है, अधिक होगा, वह समाज सामान्यतः अधिक समृद्धि, वो ग्रोथ अधिक करेगा। तो ये दूसरा लक्ष्य हुआ। तीसरे हम बात करें तो आत्मनिर्भरता, ये बड़ा महत्वपूर्ण है एक देश की आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने के लिए। आत्मनिर्भरता का अर्थ है कि देश अपनी आवश्यक वस्तुओं के लिए विदेशी पर अत्यधिक निर्भर न रहे। कोई जैसा कि दूसरे देशों पर अधिक निर्भर होगा तो निश्चित रूप से अपने देश की स्थिति खराब होगी, इसलिए हमारे देश में वो वस्तुएं निर्माण हो। भारत की प्रथम 7 पंचवर्षीय योजनाओं में आत्मनिर्भरता का विशेष महत्व दिया गया। इसका उद्देश्य ये था कि आयात को कम करना, दूसरे देश से जो वस्तु मंगा रहे हैं वो हमारे ही देश में उत्पादित हो, देश में ही उत्पादन बढ़े, विशेष रूप से खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना। और ये जरूरी भी है एक देश की सुरक्षा को लेकर, एक देश की सामरिक स्थिति को देखने के लिए आत्मनिर्भरता बहुत ही जरूरी। कारण देखिए, भारत में हाल ही में विदेशी शासन से मुक्त हुआ। विदेशी वस्तुएं, तकनीक और पूंजी पर अधिक निर्भरता से राष्ट्रीय संप्रभुता है को खतरा हो सकता है। राष्ट्रीय सुरक्षा को भी महत्वपूर्ण रखते हुए आत्मनिर्भरता है वो बड़ी जरूरी है। इसके बाद हम देखें अगला जो लक्ष्य है, समानता की लेकर बात की है। केवल आर्थिक समृद्धि और आधुनिकीकरण से ही समाज का विकास नहीं होता। कई बार ऐसा होता है कि अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ती है, आधुनिक तकनीक का उपयोग करती है, फिर भी अधिकांश जो लोग हैं वो गरीब रहते हैं। इसलिए आवश्यक है कि आर्थिक विकास का लाभ समाज के सभी वर्गों को मिले। समानता का उद्देश्य है गरीबी को कम करना, आय असमानता को कम करना और सभी को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना। प्रमुख आवश्यकताएं हम देखें, भोजन, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, ये सभी को उपलब्ध हो, तो ये इस प्रकार से समानता है। तो निष्कर्ष रूप से हम देखें, भारत की जो पंचवर्षीय योजनाओं का उद्देश्य केवल आर्थिक विकास है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ही नहीं था, बल्कि सामाजिक न्याय को भी सुनिश्चित करना था। तो इस प्रकार ये महत्वपूर्ण लक्ष्य रखे गए थे।
इसके अब हम देखें सर्विस सेक्टर की बात करें। अब ये एनसीईआरटी के माध्यम से लिया गया है। भारत की नियोजन के समय हम देखें तो सर्विस सेक्टर में भी बड़ा महत्वपूर्ण रोल रहा। किसी भी देश के आर्थिक विकास के साथ आर्थिक संरचना इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में परिवर्तन होता है, इसे संरचनात्मक परिवर्तन कहा जाता है। विकास और क्षेत्रीय परिवर्तन, सामान्यतः विकास की प्रक्रिया में 3 क्षेत्र हैं जिनकी हमने पहले भी चर्चा की, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। सेवा क्षेत्र के योगदान में परिवर्तन होता है तो हम ये कहेंगे देश आर्थिक विकास की ओर आगे बढ़ती है। सामान्य प्रवृत्ति यहाँ से प्रश्न बनते हैं। प्रारंभिक अवस्था में हम देखें किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए तो प्रारंभिक क्या होता है, कृषि का योगदान अधिक होता है। मध्यम के चरण, मीडियम जो चरण है विकास के, उसमें क्या होता है कि धीरे धीरे उद्योगों का, इंडस्ट्री का योगदान बढ़ता है। और उच्च विकास का स्तर हो, जितने भी डेवलपमेंट कंट्री हैं वहाँ सेवा क्षेत्र का प्रमुख रोल होता है। तो प्रारंभिक स्थिति में कृषि का और विकास के ऊंचे स्तर पर सेवा क्षेत्र का। भारत में सेवा क्षेत्र के विकास की बात करें तो भारत में ये परिवर्तन कुछ असामान्य रहा। क्यों? क्योंकि प्रमुख तथ्य हम देखें, आंकड़े देखें जो एनसीईआरटी में दे रखे हैं। प्रारंभ में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में जीडीपी में कृषि का योगदान 50% से अधिक था, लेकिन 1990 तक हम देखें सेवा क्षेत्र का योगदान बढ़कर 40.59% हो गया, जो कृषि और उद्योग दोनों से अधिक था। ये स्थिति सामान्यतः विकसित देशों में भी देखने को मिलती है, लेकिन भारत में ये अपेक्षाकृत जल्दी दिखाई दी। 1991 के बाद के सेवा क्षेत्र का विस्तार हम देखें, 1991 का जिसको आर्थिक सुधार कहा गया है, हम उदारीकरण, निजीकरण, उसकी हम चर्चा करेंगे अलग वीडियो में, के बाद भारत में सेवा क्षेत्र का विकास तेज हुआ। इस 1991 के जो आर्थिक सुधार, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स है, जिसमें उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, इन तीनों के कारण भारत में सेवा क्षेत्र तेजी से बड़ा, अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा क्षेत्र बन के सामने आया है। तो ये अलग से हम इसके आर्थिक रिफॉर्म्स की बात करेंगे। फिर आप यहाँ देखेंगे जब हम पंचवर्षीय योजनाओं की बात करेंगे तो एक व्यक्तित्व है, उसके बारे में वर्णन मिलता है जिसने दूसरी जो पंचवर्षीय योजना है वो इसी के मॉडल पर आधारित थी। भारत की पंचवर्षीय योजना के निर्माण में कई जो विद्वान हैं उनका योगदान रहा, लेकिन हम देखें यहाँ महालोबिस जी का स्थान सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। विशेष रूप से द्वितीय पंचवर्षीय योजना के विचारों पर आधारित थी। यहाँ से प्रश्न बनता है कि दूसरी जो पंचवर्षीय योजना किन के विचारों पर, तो महालोबिस मॉडल पर यह आधारित थी, इसलिए उन्हें भारतीय योजना का निर्माता कहा जाता है। जीवन परिचय हम देखें, जन्म 1893 में कोलकाता में हुआ। शिक्षा इनकी देखें प्रेसिडेंसी कॉलेज कोलकाता और फिर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में इनकी आगे की पढ़ाई हुई। वे एक महान सांख्यिकी थे। ये उनका सामान्य हम परिचय देख रहे हैं। प्रमुख योगदान देखें तो इनका द्वितीय पंचवर्षीय योजना इसी पर आधारित थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 का जो महालोबिस मॉडल पर आधारित थी। इस योजना में भारी उद्योगों के विकास पर विशेष जोर दिया गया था। ध्यान में रखना, बड़ा हेवी इंडस्ट्री के बारे में को लेकर बात की जाती है तो इसका संबंध दूसरी पंचवर्षीय योजना से है। इसे भारत में वास्तविक नियोजित विकास की शुरुआत माना जाता है। महालोबिस मॉडल ये एक दीर्घकालीन विकास मॉडल था। पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाना, उद्योगों को तेज विकास करना, आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था की स्थापना करना, इसका उद्देश्य था कि भविष्य में उत्पादन क्षमता बढ़े और देश तेजी से विकसित हो। कौन से मॉडल की? महालोबिस मॉडल की जो दूसरी पंचवर्षीय योजना है वो इसी पर ही आधारित था। भारत में सांख्यिकी की संस्थान की स्थापना महालोबिस की द्वारा जो इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट की है, ISI की स्थापना की गई। ये आज भी विश्व की एक प्रतिष्ठित शोध है। सांख्य जर्नल, उन्होंने सांख्य नामक एक जर्नल की शुरुआत की। ये सांख्यविदों और अर्थशास्त्रियों के लिए महत्वपूर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय पहचान हम देखें तो 1945 में उन्हें रॉयल सोसाइटी के फेलो चुना गया। वह विश्व के श्रेष्ठ वैज्ञानिकों को दिया जाने वाला अत्यंत प्रतिष्ठित सम्मान था। इस प्रकार बड़े महत्वपूर्ण थे ये महालोबिस जी। विशेष योगदान और दृष्टिकोण की बात करें, उन्होंने भारत और विदेशी के कई प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों को योजना निर्माण में शामिल किया है। इनमें से कई के बाद नोबेल पुरस्कार भी इनको अगर जिनका इन्होंने सहायता दी उनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था और अपने आलोचकों को भी सुनने के लिए तैयार रहते थे। ये उनके वैज्ञानिक सोच और उदार दृष्टिकोण को दर्शाता है। आलोचक कुछ अर्थशास्त्री मानते थे कि भारी उद्योग पर अधिक जोर देने से कृषि और उपभोक्ता वस्तुओं की अपेक्षा हुई, फिर भी उनके योगदान को नकारा नहीं जा सकता। तो ये थोड़ा सा महालोबिस जी के बारे में हमने चर्चा की। उसके बाद भूमि सुधार की बात करें, हमने देखा कि जो ब्रिटिश इंडिया कंपनी के समय किस प्रकार से जो कृषकों की स्थिति थी, लेकिन भारत में
योजना काल में भूमि सुधार भी किया गया था। स्वतंत्रता के समय भारत की कृषि व्यवस्था में जमींदारी, जागीरदारी और अन्य बिचौलियों का प्रभुत्व था। ये स्वयं खेती नहीं करते थे बल्कि किसानों से लगान वसूल करते थे, रेंट वसूल करते थे, जिसकी हमने पूर्व के वीडियो में चर्चा की। परिणाम क्या हुआ? किसानों का शोषण होता था, कृषि में निवेश की कमी हुई, क्योंकि बचता ही नहीं था, रेंट ही इतना अधिक होता था कि वो निवेश कहाँ करें, इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं पाते थे, निम्न उत्पादकता होती थी। इसी कारण भारत को खाद्यान्न के लिए यूनाइटेड स्टेट से आयात करना पड़ता था। भूमि सुधार की आवश्यकता, हमने देखा कि किस प्रकार से किसानों का शोषण होता था। भूमि सुधार की आवश्यकता कृषि में समानता लाने के लिए, किसानों को भूमि का स्वामित्व देने के लिए, क्योंकि वो मालिकाना हक होता ही नहीं था, ओनरशिप उनके पास होती नहीं थी, वो जिम्मेदारों के पास होती थी, इसलिए वो दिलाने के लिए इस प्रकार का जो भूमि सुधार का कार्यक्रम किया गया। कृषि उत्पादन में वृद्धि को बढ़ाना और शोषण को समाप्त करना मुख्य उद्देश्य। इसके साथ साथ जोतों के स्वामित्व में परिवर्तन का, ओनरशिप को कहीं ना कहीं निर्धारित करना, क्योंकि जो किसान थे वो इनके जो जमींदार थे उनके अधीनस्थ कार्य करते थे, उन पर मालिकाना हक नहीं होता था जमीन पर। भूमि सुधार के प्रमुख उपाय किए गए, उन्होंने बिचौलियों का उन्मूलन किया गया, बिचौलियों को समाप्त किया गया। स्वतंत्रता के बाद सबसे पहला कदम ये था कि जमींदारी, जागीरदारी आदि को समाप्त किया गया, ये प्रथा समाप्त की गई। परिणाम ये हुआ कि लगभग 200 लाख काश्तकारों को सरकार से सीधा संपर्क हुआ, किसानों को शोषण से मुक्ति मिली और भूमि का स्वामित्व मिलने से उत्पादन बढ़ने की प्रेरणा, खुद वो जमीन के मालिक हुए तो निश्चित रूप से किसान और बेहतरीन तरीके से कार्य करने लगे, इस प्रकार वो आगे बढ़ने लगे। इसके बाद आप देखोगे कि काश्तकार सुधार संबंधित भी कार्य किया गया। इसमें 3 मुख्य पहलुओं पर बात की गई थी। भाड़ा नियंत्रण, यानी जो भी रेंट पर दिया जाता था किसानों, उस पर भी कंट्रोलिंग यानी कितना निर्धारित किया गया। साथ ही साथ जो बेदखली से भी सुरक्षा दी गई थी कि यानी उनको बीच में से किसानों को हटा दिया जाता था, तो उस पर भी जो कानून, काश्तकार सुधार कानून है उसके द्वारा, और साथ ही स्वामित्व का अधिकार भी, ओनरशिप से संबंधित भी काश्तकार सुधार किया गया था। ये तीनों इस प्रकार के जो सुधार है, भाड़ा नियंत्रण है या बेदखली से सुरक्षा या स्वामित्व है, ये किसानों को स्थिरता और सुरक्षा प्रदान करने के लिए, यानी किसान जमीन पर कार्य कर रहा है तो उसको ये लगना चाहिए कि मैं इस जमीन का मालिक हूँ। इसके अलावा आप देखोगे कि भूमि के अधिकतम सीमा का निर्धारण, क्योंकि जो जमींदार होते थे उनके पास बड़ी मात्रा में ज़मीन होती थी, इसलिए जो व्यक्ति है उनके पास कितनी ज़मीन होनी चाहिए उसकी अधिकतम सीमा के लिए भी कार्य किया गया। यानी इसका उद्देश्य हम देखें तो भूमि का समान वितरण हो, यानी एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास तो बहुत सारी ज़मीन है, एक कुछ व्यक्ति उनके पास है ही नहीं, तो ये एक प्रकार से समान उनका वितरण हो, कुछ लोगों में भूमि के संकेंद्रण को रोकना। साथ ही साथ भूमि का पुनर्वितरण करना, यानी अतिरिक्त भूमि को लेकर या भूमिहीन किसानों में बांटना, इस प्रकार पुनर्वितरण का भी कार्य किया गया था। जोतों का समेकन किया गया था, यानी एक ही व्यक्ति के पास ज़मीन है लेकिन वो कई जगह बिखरी हुई थी, उनको एक जगह समेकन करना, यानी बिखरी हुई भूमि को एक स्थान पर लाना। इससे क्या होगा कि खेती आसान होती है और उत्पादन बढ़ता है। इसके अलावा हम देखें इसकी कुछ सीमाएं रहीं, इसकी समस्या रही। भारत में भूमि सुधार के कार्य तो किए गए लेकिन कुछ कमियां रहीं। साथ ही हम देखें कानून की कमियां रहीं, यानी जमींदारों ने कानून की खामियों का लाभ उठाया और बड़े भूभाग अपने पास बनाए रखे। प्रयास तो सरकार के द्वारा किया गया था लेकिन कहीं ना कहीं कानून को लेकर कमी। बेदखली की बात करें तो कुछ काश्तकारों को बेदखल कर दिया गया था। जमींदार स्वयं को किसान बताने लगे। भूमिहीनों को लाभ नहीं, बटाईदार भूमिहीन मजदूरों को अपेक्षित जो लाभ मिलना चाहिए था वो नहीं मिला है। और भूमि सीमा कानून में भी बाधाएं रही। जमींदारों ने न्यायालय में चुनौती दी, भूमि रिश्तेदारों के नाम जमीन कर दी, एक सीमा का निर्धारण कर दिया, जमींदारों ने अपने रिश्तेदारों के नाम जमीन कर दी। इस प्रकार ये इसकी समस्याएं रही। क्षेत्रीय असमानताओं की बात करें तो कुछ राज्यों में भू सुधार अधिक सफल रहे, केरला, वेस्ट बंगाल, कारण यानी सरकार की मजबूत राजनीतिक प्रतिबद्धता रही। अन्य राज्यों में ये सफलता सीमित रही, जिससे आज भी भूमि असमानता बनी रही है। हरित क्रांति की यहाँ देखें कि स्वतंत्रता के समय भारत की लगभग 75% जनसंख्या है वो कृषि पर निर्भर थी। उत्पादकता बहुत कम थी, पुरानी तकनीक का उपयोग किया जा रहा था, सिंचाई और आधारभूत संरचना है उसकी कमी थी, यानी कृषि पूरी तरह मानसून पर निर्भर थी। परिणाम इन सभी का ये रहा कि खाद्यान्न की कमी रही, विदेशी आयात पर निर्भरता रही। और इसको लेकर हरित क्रांति आई। हरित क्रांति का मतलब ये हुआ कि उच्च पैदावार वाली जो किस्म है जिनको HYV बीज कहा जाता है उनका प्रयोग हुआ, उत्पादन में तीव्र वृद्धि हुई। मुख्य रूप से हम बात करें तो गेहूं और चावल को लेकर। हरित क्रांति के प्रमुख घटक देखें तो ये केवल बीज तक सीमित नहीं थे, इनमें आधुनिक आगत इनपुट को शामिल किया गया। इसके अंदर HYV बीज है, रासायनिक उर्वरक है, कीटनाशक है, सिंचाई सुविधाएं हैं, कृषि मशीनरी है, संस्थागत जो
ऋण है जो बैंकों के माध्यम से प्राप्त होता है, इन सभी का संतुलित उपयोग, ये सब हरित क्रांति के अंदर शामिल था। हरित क्रांति के एनसीईआरटी में 2 चरण की बात की है। प्रथम चरण हम बात करें 1960 से लेकर 1970 का, इसका ये क्षेत्र सीमित रहा, ये पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु तक रहा। मुख्य फसल अगर हम देखें तो गेहूं के रूप में रही। लाभ केवल समृद्ध किसान है, जो ऐसे किसान जो इन आगतों का, इन इनपुट्स का, जो रासायनिक खाद है, कीटनाशक है, सिंचाई के साधन है, इनका प्रयोग कर सकते हैं, उन तक ही हो रहा। सेकेंड चरण की बात करें तो 1970 से 1980 के हैं, कई राज्यों में और अधिक विस्तार हुआ, अधिक फसलों का लाभ मिला और तकनीक का व्यापक प्रसार हुआ। परिणाम ये रहा कि खाद्यान्न उत्पादन में बड़ी मात्रा में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। तो ये हरित क्रांति की बात की गई। विपणित अधिशेष की बात की गई है, किसान द्वारा बाजार में बेचा गया उत्पादन, ये है विपणित अधिशेष। मार्केट के लिए सरप्लस, यानी अपने प्रयोग के अलावा इस प्रकार का उत्पादन बढ़ा है कि किसान है वो बाजार तक अपनी उपज को बेच पाए। महत्व इसका ये रहा, यदि किसान उत्पादन बाजार में बेचता है तभी अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है। और हरित क्रांति के दौरान किसानों ने अधिक उत्पादन बाजार में बेचा, खाद्यान्नों की कीमतों में कमी आई और लाभ है वो गरीब वर्ग को सस्ता भोजन मिलने लग गया। हरित क्रांति के अगर हम लाभ की बात करें तो खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता बढ़ी, अब अधिक उत्पादन होने लग गया, आयात पर निर्भरता समाप्त हुई, कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई, किसानों की आय में वृद्धि हुई और सरकार के पास भी भंडारण बढ़ने लगा और खाद्यान्न संकट है उससे भी सुरक्षा मिली। लेकिन इन फायदों के बावजूद भी अगर हरित क्रांति की सीमाएं बात करें तो क्षेत्रीय असमानताएं बढ़ी, क्योंकि केवल कुछ जो पंजाब हरियाणा ये क्षेत्र है वो ज़्यादा इससे प्रभावित रहे, यहाँ ज़्यादा विकास हुआ, इसलिए क्षेत्रीय असमानता बढ़ी। कई क्षेत्र है जैसे वहाँ ये इसका फ़ायदा कम मिला है। फसल असमानता रही, मुख्य रूप से गेहूँ और चावल है। आय की असमानता बढ़ गई, क्योंकि जो किसान अमीर थे, जो इनका इनपुट्स का प्रयोग कर सकते थे, वो और अधिक अमीर हुए, छोटे किसानों इससे पीछे रह गए और जोखिम कीटनाशक का अधिक उपयोग से फसल नष्ट होने का खतरा बना रहा है। सरकार की भूमिका देखिए तो सरकार ने कई उपाय किए ताकि छोटे किसानों को भी लाभ मिले। सस्ती दर पर ऋण उपलब्ध किया, उर्वरकों पर सब्सिडी दी गई, अनुसंधान के रूप में संस्थान की स्थापना की गई, नई तकनीक का प्रसार किया। परिणाम ये रहा कि छोटे किसानों की उत्पादकता भी बढ़ी और असमानता कम हुई। तो ये हरित क्रांति को लेकर भी एनसीईआरटी में बात की गई है। साथ ही साथ कृषि सहायकी पर, कृषि में मिलने वाली जो सब्सिडी है उसके ऊपर चर्चा की है। सब्सिडी होनी भी ज़रूरी है, सब्सिडी से आर्थिक सहायता मिलती है। भारत में कृषि सहायकी की बात करें तो एक महत्वपूर्ण है, लेकिन विवाद का विषय बना है। हम सब्सिडी की बात करें तो सरकार द्वारा किसानों को जो आर्थिक सहायता दी जाती है, जो फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाता है ताकि जो वो उर्वरक है, बीज है, सिंचाई है आदि आवश्यक आगतों का वो उपयोग कर सके। आज ये प्रश्न महत्वपूर्ण है, क्या सब्सिडी जारी रखनी चाहिए या उसे समाप्त कर देना चाहिए। जो सब्सिडी की आवश्यकता है वो हरित क्रांति के समय ज़्यादा देखने को मिली। किसानों को नए जो बीज हैं, नई जो टेक्नोलॉजी हैं अपनाने के लिए प्रेरित करना, और नई तकनीक को किसान जोखिमपूर्ण मानते थे, इसलिए सरकार ने जो सब्सिडी दी ताकि किसान नई तकनीक को अपना सके, सहायता दी गई, सब्सिडी दी गई। निष्कर्ष रूप से हम देखें तो प्रारंभिक चरणों में जो सहायकी है वो आवश्यक थी, नेसेसरी थी, इसलिए ही हरित क्रांति का ज़्यादा फायदा मिला, क्योंकि किसान जब सब्सिडी मिली तो वो ज़्यादा उसको अपना पाए। लेकिन सब्सिडी के विरोध में अगर वर्तमान में तर्क दें तो कुछ अर्थशास्त्रियों के अनुसार ये होगा उद्देश्य अब पूरा हो चुका है, अब HYV तकनीक सामान्य हो चुकी है, इसलिए जो सब्सिडी है वो धीरे धीरे समाप्त कर देनी चाहिए। लाभ का असमान वितरण है, उर्वरक सहायता का लाभ अधिकतर बड़े किसानों को मिला है, उर्वरक उद्योग को मिलता है, या तो जो बड़े किसान हैं उनको मिला या उर्वरक उद्योग को मिला, क्योंकि जो उसको खरीद पा रहा था वो खरीद कौन पा रहा था, बड़े किसान खरीद पा रहे थे, इसलिए उन सब्सिडी का फायदा भी जो बड़े किसान हैं, अमीर वर्ग के किसान हैं उनको प्राप्त हुआ है। गरीब किसानों तक पूरा लाभ नहीं मिला है। सरकारी बोझ भी बढ़ रहा है सब्सिडी के कारण, सहायकी यानी सब्सिडी से जो राजकोषीय बोझ है, तो फिजिकल बर्डन है वो बढ़ता है, सरकार का खर्च बहुत अधिक हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में ये तर्क यहाँ सामने आया कि इसको समाप्त कर देना चाहिए। लेकिन सब्सिडी के पक्ष में भी तर्क मिलता है, कुछ विशेषज्ञ जो सब्सिडी है उसको जारी रखने में पक्ष देते हैं। पहला पक्ष के रूप में वो रखते हैं कि कृषि एक जोखिमपूर्ण व्यवसाय है, और है भी, क्योंकि निश्चितता नहीं होती है। भारत में कृषि अभी भी मानसून पर निर्भर है, इसलिए उत्पादन अनिश्चित रहता है। छोटे किसानों की स्थिति अभी भी कमज़ोर है, अधिकांश किसान है वो गरीब हैं, जो सब्सिडी हटने से वो जो उर्वरक है, बीज है, सिंचाई का उपयोग नहीं कर पाएंगे और असमानता बढ़ेगी, क्योंकि जो सब्सिडी हटने से क्या होगा, अमीर किसान और अमीर होंगे और गरीब किसान और गरीब हो जाएंगे, क्योंकि उनको सब्सिडी नहीं मिलेगी, और सब्सिडी नहीं मिलेंगे तो वो खरीद नहीं पाएंगे। इस प्रकार जो आय की असमानता है वो बढ़ेगी। समाधान क्या होना चाहिए फिर? विशेषज्ञों का सुझाव है कि सब्सिडी समाप्त नहीं करनी चाहिए, बल्कि एक टारगेट लक्षित जो सब्सिडी है वो बनाई जानी चाहिए, जिससे ये पता लगाया जा सके कि केवल गरीब किसानों को ही उसका क्या मिले, लाभ मिले।
संरचनात्मक समस्या को देखें तो महत्वपूर्ण एक तथ्य मिलता है कि 1960 के दशक के अंत तक भारत खाद्यान्न में आत्मनिर्भर हो गया था, लेकिन 1990 तक भी लगभग अभी भी 65% जनसंख्या वो कृषि पर निर्भर है। ये एक तथ्य, ये कंसेप्ट मिलता है। क्षेत्रीय असंतुलन की बात करें तो आर्थिक सिद्धांत के अनुसार जैसे जैसे देश विकसित होता है, जीडीपी में कृषि का योगदान घटता है, कृषि पर निर्भर जनसंख्या भी घटती है। लेकिन भारत में स्थिति देखें तो वर्ष 1950 में कृषि पर जो निर्भर जनसंख्या है वो 67.5% है और 1990 में 64.9% है। निष्कर्ष रूप में ये डेटा ये कह रहा है कि जीडीपी में कृषि का हिस्सा घटा है, लेकिन जनसंख्या का अनुपात नहीं घटा है, क्योंकि अगर घटना चाहिए था, इतने दिन हो गए, कृषि पर निर्भरता धीरे धीरे समाप्त होनी चाहिए थी, लोग अन्य व्यवसाय में जाना चाहिए थे, लेकिन ये डेटा इस प्रकार का जानकारी दे रहा है। कारण ये रहा कि औद्योगिक क्षेत्र है, जो सेक्टर है, इंडस्ट्रियल सेक्टर है, वो पर्याप्त रोजगार नहीं दे पा रहा था। सेवा क्षेत्र की बात करें, वो भी सभी को नहीं कर पा रहा था रोजगार के रूप में। परिणाम ये रहा कि कृषि में अतिरिक्त श्रम वो अभी भी बना रहा है, जैसा कि आपको पता है कि किस प्रकार कृषि की स्थिति ये बनी हुई है। फिर एनसीईआरटी में उद्योग और व्यापार को के लेकर भी बात की गई है, किस प्रकार कि हम देखें अर्थशास्त्रियों के अनुसार कोई भी देश तभी विकास होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात तो कर रहे हैं, जब उसका इंडस्ट्रियल सेक्टर हो वो मजबूत होगा। और क्यों? क्योंकि उद्योग का महत्व है, क्या रोजगार, एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, कृषि की तुलना में अधिक स्थायी रोजगार है वो मिलता है कहाँ? इंडस्ट्री सेक्टर में। क्योंकि जो कृषि सेक्टर है उसमें तो क्या होता है कि जो कृषि अभी भी अधिकांश है वो मौसम पर आधारित है, आधुनिकीकरण को बढ़ावा मिलता है, समग्र आर्थिक समृद्धि में योगदान है। इसी कारण भारत की जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं, 5 ईयर प्लान है, उनमें औद्योगिक विकास को प्राथमिकता दी गई है। स्वतंत्रता के समय औद्योगिक स्थिति हम देखें तो बहुत कम उद्योग विकसित थे। मुख्य उद्योगों की बात करें तो सूती वस्त्र उद्योग, पटसन है, प्रमुख केंद्र आप देखोगे जमशेदपुर है, कोलकाता है। निष्कर्ष रूप से हम बात करें तो भारत को विविध औद्योगिक आधार की आवश्यकता थी। यहाँ सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की भूमिका को हम देखें तो समस्या ये रही कि निजी क्षेत्र के पास पर्याप्त पूंजी नहीं थी, बाजार भी छोटा था। समाधान के रूप में इसके लिए सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र को बढ़ावा दिया, विशेषकर द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो भारी उद्योग पर सरकार का नियंत्रण सार्वजनिक क्षेत्र को अग्रणी भूमिका के रूप में लाता है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। दूसरी जो पंचवर्षीय योजना है उसमें भारी उद्योग को विशेष रूप से औद्योगिक नीति के लिए फिर 1956 की एक औद्योगिक नीति लाई गई। ये भारत की औद्योगिक नीति का मुख्य आधार था। इसमें प्रथम श्रेणी में पूर्णतः सरकारी स्वामित्व वाले को रखा गया, जिसमें रक्षा है, परमाणु ऊर्जा है। द्वितीय श्रेणी है जिसमें सरकार व निजी क्षेत्र दोनों वाली इकाइयाँ को चालू किया गया। नई इकाई केवल सरकार शुरू करेगी, बाद में सरकार और निजी दोनों। और तीसरी जो श्रेणी है जिसमें निजी क्षेत्र के लिए खुले रखा गया, लेकिन सरकारी नियंत्रण जो गवर्नमेंट कंट्रोल है वो भी इसके अंदर रखा गया था। तो इस प्रकार ये प्रथम जो औद्योगिक नीति है। उसके बाद आप देखोगे लघु उद्योग नीति जो करवे समिति 1955 है उस पर आधारित थी, उसने इसका सुझाव दिया था। ये उद्देश्य था ग्राम विकास, यानी गाँव रूरल जो डेवलपमेंट है उसके लिए लघु उद्योग को बढ़ाना, रोजगार का सृजन देना। क्यों? क्योंकि विशेषता ये है क्योंकि ये लेबर आधारित है, इनमें लेबर का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। और जब गाँव में इंडस्ट्री स्थापित होगी तो लोगों को रोजगार मिलेगा। कम पूंजी की आवश्यकता होती है, सरकारी सहायता है, उत्पादन आरक्षण है, कम ब्याज पर ऋण है, कई रियायतें इसमें दी गई है। व्यापार नीति, आयात प्रतिस्थापन, भारत ने अपनी अंतर्मुखी नीति को अपनाया। आयात प्रतिस्थापन का मतलब है आयात के स्थान पर देश में ही उत्पादन करना। कोई वस्तु हम आयात कर रहे हैं उसको अपने ही देश में उत्पादित करना। उद्देश्य यह था विदेशी निर्भरता को कम करना और घरेलू। औद्योगिक नीति के प्रभाव को हम देखें तो सकारात्मक प्रभाव पड़ा, जीडीपी का भी इसमें उद्योग का हिस्सा बढ़ा। 1950-51 में हम बात करें 13% था, तो 1990-91 में 24.6% यानी वृद्धि में देखने को मिली है। औद्योगिक वृद्धि है वो लगभग 6% के आसपास। औद्योगिक का विविधीकरण हुआ, कई प्रकार के उद्योग स्थापित हुए, लघु उद्योग का विकास हुआ, इलेक्ट्रॉनिक्स व ऑटोमोबाइल क्षेत्र का भी विकास यहाँ हुआ है। उसके बाद अगर हम देखें आलोचनाओं के रूप में हम देखें तो सार्वजनिक क्षेत्र की अक्षमता है, कई उद्योग घाटे में अनावश्यक वस्तुओं का उत्पादन, उदाहरण हम देखें सरकारी दूरसंचार और मॉडर्न ब्रेड कंपनी ये घाटे में रही। इस प्रकार हम देखें सार्वजनिक जो क्षेत्र है उसकी इस प्रकार की अनएफिशिएंसी को दर्शाता है। लाइसेंस राज की समस्या हम देखें तो अत्यधिक नियंत्रण था, उद्योगपति उत्पादन की बजाय लाइसेंस प्राप्त करने में लगे रहते थे, इससे प्रतिस्पर्धा कम हुई। संरक्षण की समस्या रही, विदेशी प्रतिस्पर्धा नहीं थी, उत्पादन की गुणवत्ता खराब, कीमतें अधिक, उपभोक्ताओं को नुकसान, प्रतिस्पर्धा का अभाव था, उद्योग कुशल नहीं बन पाए, नवाचार की कमी देखने को मिली है। तो इस प्रकार ये इंडस्ट्रियल सेक्टर में कहीं ना कहीं दिक्कत सामने आई है। अब हम
जितनी भी पंचवर्षीय योजनाएं हैं उन पर हम बात करें, हम पहली पंचवर्षीय योजनाएं हैं, अवधि ध्यान में रखना 1951 से लेकर 1956, जहां हमने बात की योजना आयोग जिसकी स्थापना 1950 में की गई, उसके बाद 1951 से प्रथम पंचवर्षीय योजना जिसमें 5 वर्ष की। यहाँ हम बात करें भारत के प्रथम जो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संसद में प्रस्तुत की, एक युवा अर्थशास्त्री के.एन. राज ने यह तर्क दिया कि भारत को पहले 2 दशकों के दौरान धीरे धीरे विकास करना चाहिए। इसने मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित किया, जिसमें बांध और सिंचाई पर निवेश शामिल था, और करना भी था क्योंकि कृषि क्षेत्र है वो अधिकांश लोग कृषि पर आधारित थे, पूंजी भी कम चाहिए थी, इसलिए सबसे पहले कृषि पर उदाहरण के रूप में हम देखें भाखड़ा नांगल बांध के लिए भारी आवंटन किया गया। ये जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी ये हेरल्ड मॉडल पर आधारित थी, ये भी ध्यान में रखने का। इसने बचत बढ़ाने पर अधिक जोर दिया था। 1956 के अंत तक 5 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान भी स्थापित इसके अंदर किए गए थे। दूसरी पंचवर्षीय योजना जो 1956 से 61, 5 वर्ष जोड़ लीजिएगा, 1956 से 61 याद भी रखिएगा। दूसरी पंचवर्षीय योजना जो तीव्र औद्योगिकरण और सार्वजनिक क्षेत्र पर बल दिया गया था, इसकी रूपरेखा तैयार करने का नियोजन का कार्य पीसी महालोबिस के नेतृत्व में किया गया। ध्यान में रखिए, इसके बारे में महालोबिस के बारे में हमने पढ़ा भी है इस वीडियो के अंदर। महालोबिस मॉडल पर आधारित था, इसने त्वरित संरचनात्मक परिवर्तन पर जोर दिया। इस योजना के तहत सरकार ने घरेलू औद्योगिक रक्षा के लिए आयात शुल्क पर अध्यारोपित किया गया था। तो ये दूसरी पंचवर्षीय योजना। उसके बाद तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से लेकर 66 तक। लक्षित वृद्धि दर वास्तव में कितनी प्राप्त हुई? वास्तव में बहुत कम प्राप्त हुई। विशेषताएं देखें तो कृषि व उद्योग दोनों पर है, भारी उद्योग पर भी निरंतर जोर दिया गया, लेकिन असफल रही है। जनसंख्या वृद्धि 2.2%, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि लगभग 1.1%, ये योजना असफल रही। आर्थिक संकट रहा। कृषि और गेहूं के उत्पादन में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया गया था। राज्य को विकास संबंधित अतिरिक्त उत्तरदायित्व सौंपे गए थे। राज्यों को माध्यमिक और उच्च शिक्षा का उत्तरदायित्व सौंपा गया था। जमीनी स्तर अथवा ग्रास रूट लेवल पर लोकतंत्र के लिए पंचायत चुनाव का शुरुआत किया गया था। लेकिन ये तीसरी पंचवर्षीय योजना विफल रही, और जिसकी हम देखें वास्तविक वृद्धि दर 3.3% के आसपास। इसलिए तीसरी योजना की विफलता का संकेत दिया गया, और इसके बहुत से कारण और भी रहे। और इसके बाद 1966 से 67, 67 से 68 और 68 से 69, यानी 66 से लेकर 69 तक, 69 तक योजना अवकाश। तो पहला योजना अवकाश जो रहा 1966 से 1969 तक रहा। इस दौरान भारत चीन युद्ध भी हुआ, भारत पाक युद्ध भी हुआ, और जो तीसरी पंचवर्षीय योजना है उसकी ग्रोथ रेट भी हम देखें तो वो भी कम रही। इसलिए प्राथमिक कारणों में शामिल है ये सभी कौन से? भारत चीन युद्ध और भारत पाक युद्ध, और इस कारण जो तीसरी पंचवर्षीय योजना विफल रही। और तीसरी योजना के जस्ट बाद 3 वर्ष के लिए ये योजना अवकाश जो एक वर्ष की 1966, 67, 67, 68 और 68, 69 की योजनाएं बनाई गई थी। चौथी पंचवर्षीय योजना हम देखें, क्योंकि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 1969, 69 से लेकर 1974 के मध्य रही, और यहाँ क्योंकि इससे पहले हमने देखा योजना अवकाश रहा, इसे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान पेश किया गया था, तथा इसके माध्यम से पिछली विफलताओं में सुधार करने का प्रयास किया गया। गाडगिल फॉर्मूले पर आधारित थी। स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता की दिशा में प्रगति पर बहुत अधिक जोर दिया गया। और इसी चौथी पंचवर्षीय योजना के अंदर ही 14 प्रमुख भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। हरित क्रांति ने भी कृषि को बढ़ावा दिया। हरित क्रांति के बारे में भी हमने पढ़ा है। सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम भी इसी दौरान चालू किया गया था। पांचवी पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 1974 से 1979 79 को थी, लेकिन ये 1 वर्ष पहले ही समाप्त हो गई। अब देखिएगा बड़ी विडंबना है, पंचवर्षीय योजना और वो भी पांचवी, नाम ही पांचवी, और वही 5 वर्ष की नहीं रही, वही 4 वर्ष की रही। याद रखिएगा, पूछा जाता है 1 वर्ष पहले ही समाप्त हो गई थी। इसने रोजगार बढ़ाने और गरीबी उन्मूलन पर जोर दिया गया था, गरीबी हटाओ पर। यह विशेष रूप से प्रश्न बनता है, पूछा जाता है वर्ष 1975 में विद्युत आपूर्ति अधिनियम में संशोधन किया गया था इसी के दौरान, जिसमें केंद्र सरकार बिजली उत्पादन और परीक्षण के क्षेत्र में प्रवेश कर चुकी थी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की शुरुआत इसके दौरान की गई थी, और इस योजना के पहले वर्ष में शुरू किया गया था न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, जिसका उद्देश्य बुनियादी न्यूनतम आवश्यकताएं प्रदान करना और एमएनपी को ही डीपी दर द्वारा तैयार किया गया था। लेकिन वर्ष 1978 में नवनिर्वाचित मोरारजी देसाई सरकार ने इस योजना को 1 वर्ष पहले ही समाप्त कर दिया, यानी 1979 में समाप्त होनी चाहिए थी, लेकिन 1978 में ही इसको समाप्त कर दिया था। तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके बाद मोरारजी देसाई ने इसको समाप्त करके 1978 से लेकर 80 तक, है ना, प्रत्येक 1 वर्ष के रूप में रोलिंग प्लान एक चालू किया था। ये अस्थिरता का दौर था। जनता पार्टी सरकार ने 5वीं पंचवर्षीय योजना को खारिज कर दिया और एक नई 6ठी पंचवर्षीय योजना प्रस्तुत पेश की। बदले में वर्ष 1980 में इंदिरा गांधी के फिर से प्रधानमंत्री चुने जाने पर इस रोलिंग जो प्लान था उसको समाप्त कर दिया गया और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा इसे खारिज कर दिया गया।
एक रोलिंग प्लान का तात्पर्य ऐसी योजना से जिसमें योजना की प्रभावशीलता का मूल्यांकन वार्षिक रूप से किया जाता है और इस मूल्यांकन के आधार पर अगले वर्ष की योजना बनाई जाती है। परिणाम स्वरूप इस पूरी योजना में आवंटन और लक्ष्य दोनों को अपडेट किया गया। रोलिंग प्लान जो मोरारजी देसाई सरकार द्वारा लाई गई थी 1978 में वो आई, और लेकिन 1980 में इंदिरा गांधी द्वारा वापस इसको समाप्त कर दिया गया और अगली पंचवर्षीय योजना लाई गई। रोलिंग प्लान जो गुनार मेंडल इसको प्रेरणाता माने जाते हैं, इसके जनक माने जाते हैं रोलिंग प्लान के, गुनार मेंडल, इसको ध्यान में रखना। 1950-80 के दौरान हम देखें इसको प्रथम चरण लेंगे 1950 से लेकर 1980 के बीच के लिए, और उस के बीच भारत की जो आर्थिक वृद्धि दर है लगभग वो 3 से 3.5% के बीच रही, जो बहुत धीमी रही। और इसी धीमी वृद्धि दर को राजकृष्णा ने हिंदू दर की वृद्धि दर शब्द के रूप में इसको प्रयोग किया गया था। तो ये हिंदू वृद्धि दर क्या है इसके बारे में पूछा जाता है, राजकृष्णा द्वारा दिया गई। और जो भारत की जो आर्थिक वृद्धि दर है वो लगभग 3 से 3.5% के आसपास रही, ये कम रही, उसी को ही ये नाम दिया गया है। छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85, तो दूसरा अवकाश और आ गया है 1978 से लेकर 80 के बीच में, है ना। आपने देखा मोरारजी देसाई सरकार आई थी उसके कारण 1980 से फिर छठी पंचवर्षीय योजना चालू गई। इसने मूल्य नियंत्रण को समाप्त करके आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत को रेखांकित किया है। इसे नेहरूवादी समाजवाद के अंत के रूप में देखा गया है। जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रण करने के लिए परिवार नियोजन कार्यक्रम इसके अंदर शुरू किए गए और शिवरमन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, जिसको नाबार्ड कहा जाता है, उसकी भी स्थापना इसके अंदर की गई है। तो ये छठी पंचवर्षीय योजना है। अगली हम देखें सप्तम सातवीं 85 से लेकर 90, यह योजना प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल के दौरान प्रस्तुत की गई। इसमें प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से औद्योगिक उत्पादन के स्तर में सुधार पर जोर दिया गया। अन्य उद्देश्यों में आर्थिक उत्पादकता में वृद्धि, खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि, सामाजिक न्याय प्रदान करने हुए रोजगार सृजन का करना शामिल था। छठी पंचवर्षीय योजना के परिणामों ने सातवीं पंचवर्षीय योजना की सफलता के लिए एक मजबूत आधार प्रदान किया। इसने गरीबी विरोधी कार्यक्रम, आधुनिक टेक्नोलॉजी के उपयोग, भारत को एक स्वतंत्र अर्थव्यवस्था बनाने की आवश्यकता पर बल दिया गया और इसने वर्ष 2000 तक आत्मनिर्भर विकास के लिए पूर्व अपेक्षित लक्ष्य को प्राप्त करने में। यहाँ देखो कि वार्षिक योजना 1990-92 में, फिर देखो आप तीसरा योजना अवकाश ये आ गया है 1990 से 92 में। पहला 66 से 69 आ गया था, उसके बाद 1978 से 80 का आ गया और फिर 1990 से 92 का आ गया, याद रखिएगा। और यहाँ स्थिति ये थी कि राजनीतिक स्थिति भी गंभीर थी, बार बार केंद्र सरकार बन रही थी, गिर रही थी। दूसरा हम देखें कि भुगतान संतुलन भी बड़ा गंभीर हो गया था और भारत के पास जो विदेशी मुद्रा भंडार था वो भी बहुत कम रह गया था, बड़ी गंभीर स्थिति हो गई थी। आठवीं पंचवर्षीय योजना वर्ष 1990 में शुरू नहीं की गई और बाद के वर्षों में 1990, 91 और 91, 92 को वार्षिक योजनाओं के रूप में माना गया। इसी कारण काफ़ी हद तक आर्थिक अस्थिरता थी। भारत को इस दौरान विदेशी मुद्रा भंडार का संकट सामना करना पड़ रहा था। अब देखो कि प्रधानमंत्री उस समय पीवी नरसिम्हा राव और हमारे जो वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी अर्थव्यवस्था की समस्या के से निपटने के लिए भारत में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की एलपीजी की शुरुआत की गई थी। इसके लिए हम अलग से बात करेंगे, अलग वीडियो में, बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक बनेगा ये भी। उसके बाद हम देखें जो आठवीं पंचवर्षीय योजना जो 1992 से 97 के मध्य रही, क्योंकि बीच में योजना अवकाश आ गया था, आपको पता ही 1990 से 92 ने औद्योगिकी के आधुनिकीकरण को बढ़ावा दिया। 1 जनवरी 1995 को भारत विश्व व्यापार संगठन WTO का सदस्य बना था। इसके लक्ष्य जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करना, गरीबी कम करना, रोजगार सृजन करना, बुनियादी ढांचे के विकास को मजबूत करना, पर्यटन का प्रबंधन करना, मानव संसाधन विकास पर ध्यान केंद्रित करना। इसने विकेंद्रीकरण के माध्यम से पंचायतों और नगरीय पालिकाओं को शासन शामिल करने पर जोर दिया गया था। फिर नवीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 अब लगातार है। अब इसके बाद कोई किसी प्रकार का योजना अवकाश नहीं है। यह अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री पद का नेतृत्व किया गया था, उस समय की बात कर रहे हैं। गरीबी के पूर्ण उन्मूलन की यहाँ पुनः चर्चा की गई थी 9वीं की। फिर 10वीं की बात करें तो 2002 से 7 के मध्य, ठीक है ना। और फिर आप देखो कि 11वीं पंचवर्षीय योजना तो ज़्यादा विशेष नहीं है यहाँ, 2007 से 12 के मध्य, है ना। तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा। और आप 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 17 के मध्य, जहाँ तीव्र, अधिक समावेशी और धारणीय विकास ये विषय वस्तु इसकी रही थी। और इस योजना का उद्देश्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को मजबूत करना और सभी गांवों को बिजली आपूर्ति प्रदान करना। इसका उद्देश्य स्कूलों में प्रवेश के संदर्भ में लैंगिक और सामाजिक अंतराल को दूर करना तथा उच्च शिक्षा पहुँच में सुधार करना। और इसके अलावा हर साल 1 मिलियन हेक्टेयर तक हरित क्षेत्र को बढ़ावा और गैर कृषि क्षेत्र में नए अवसर सृजित करना भी इस उद्देश्य में शामिल थे। तो इस प्रकार ये 12 पंचवर्षीय योजनाएं शामिल थी। यह आप प्रश्न है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये हल कीजिएगा और इसके जो जवाब है कमेंट बॉक्स में आवश्यक रूप से दर्ज कीजिएगा। इस प्रकार हमने पंचवर्षीय योजनाओं पर चर्चा की। उसके बाद अगले वीडियो में हम जो 1991 का जो आर्थिक सुधार है, बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है, उस पर चर्चा करेंगे। और आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। कैसा लगा आप कमेंट आवश्यक दर्ज कीजिएगा।